everyone. So I welcome you all to Arihant Padhaku. And as you all know that I am Divya, your science educator, and I am here with MCQ series. और आपको पता है कि हम MCQ सीरीज बेसिकली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है टर्म 1 आने वाला है और टर्म 1 टोटली MCQ बेस्ड होने वाला है. तो इसलिए आज हम करेंगे लाइव प्रोसेस पार्ट 2 रेस्पिरेशन की MCQ. तो अगर टॉपिक्स की मैं बात करूं, इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स आपके इंक्लूडेड हैं वो है आपके पास ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन वर्सेस फोटोसिंथेसिस. तो अभी यहाँ पे कोई भी टॉपिक का डिडक्शन आपका नहीं हुआ है. मतलब जो आपका टर्म 2 है उसके अंदर कोई, टर्म 1 है उसके अंदर कोई डिडक्शन बेसिकली नहीं है. ठीक है, तो आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करने. सो टुडे इन दिस सीरीज लेट मी टेल यू दैट हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगी. द क्वेश्चन विल हैव 4 ऑप्शंस एंड आई गिव यू 10 सेकेंड्स ऑफ टाइम, जिसे हम करते आए हैं. और 10 सेकेंड्स के अंदर आपको आंसर सोचना है और लाइव चैट के अंदर उसका करेक्ट ऑप्शन देना है. एंड आफ्टर 10 सेकेंड्स आई टेल यू कि कौन सा सही ऑप्शन है, आपका दिया हुआ ऑप्शन सही है या गलत है, एंड देन आई गिव यू द एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग इट. So it is going to be very happening. So let's do it. So let's start and let's prepare for term 1 for chapter respiration. So the first question is, write the correct sequence of air passage involved in inhalation. Let's look for the options. A. Larynx, nostrils, pharynx, lungs. B. Nostrils, pharynx, larynx, trachea, alveoli. Option C. Nasal passage, larynx, trachea, pharynx, alveoli. And D option is none of it. And your 10 seconds are starting right now. So here we go. Take your time, think properly and answer in the live chat. And make sure you give right answer this time. So time is up and the correct option is option B. That is the correct sequence of air passage which is involved in inhalation is nostrils, then we have pharynx, then we have larynx, then we have trachea and then we have alveoli. So let me tell you the respiratory tract in order because few parts are missing. तो आपको पता है कि सबसे पहले तो हमारे होते हैं nostrils, that is these openings with which we communicate with the atmosphere. Communicate in the sense we take oxygen from here. तो nostrils जो होते हैं they lead into nasal cavity. They lead into nasal cavity. Nasal cavity leads into pharynx. और आपको कई बार ये भी लगा होगा कि हमारा माउथ और नोज कनेक्टेड है बिकॉज फैरिंग्स हमारे माउथ और नोज दोनों के पीछे होता है. नोज के पीछे वाला नेजो फैरिंग्स और माउथ ओरल कैविटी के पीछे वाला ओरो फैरिंग्स. तो कंप्लीटली हम उसको फैरिंग्स बुला लेते हैं. फैरिंग्स लीड्स इनटू लैरिंग्स, दैट इज योर वॉइस बॉक्स. लैरिंग्स लीड्स इनटू ट्रैकिया. ट्रैकिया लीड्स, इट डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस व्हिच आर कॉल्ड एज ब्रोंकाई. क्या बुलाते हैं हम उसको? ब्रोंकाई. Bronchi further enter into 2 lungs, then where they divide to form finer branches, bronchioles, primary bronchioles, secondary, tertiary bronchioles, and finally it end up into a alveolar sac or we can call it as alveoli. So this is a complete respiratory tract. तो यहाँ पे जो आपको 4 options दी उसमें ये नहीं हो सकता क्योंकि larynx पहले नहीं आता. ना ही ये हो सकता है because nasal passage do not lead directly into larynx. We have pharynx. Okay. So that is the reason B is the correct option. Next question. During respiration, exchange of gases takes place in A. Trachea and larynx. B. Alveoli of lungs. C. Alveoli and throat. And D. We have throat and larynx. मतलब जब respiration होता है तो जो gases का exchange होता है वो कहाँ होता है? So your 10 seconds are starting right now. Time is up and the correct option is option B. जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में आपको पता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. ठीक है, तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इट एक्चुअली हैपेंस इन एल्वुलाई. तो एल्वुलाई या आप कह सकते हो एयर सैक्स. ठीक है, तो एयर सैक एक ऐसा पार्ट है, बहुत से एयर सैक्स होते हैं लंग्स के अंदर. एयर सैक्स एक ऐसा पार्ट है विच इज सराउंडेड बाय टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. सराउंडेड बाय टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. तो एल्वुलाई में जब
ऑक्सीजन आती है बाहर से इनहेल होकर, तो ऑक्सीजन जो एक्चुअल एक्सचेंज करती है, मतलब ब्लड से में ऑक्सीजन जाना और ब्लड से CO2 का एल्वुलाई में आना, इट happens between, that is the exchange happens between the alveoli and the blood capillaries that surrounds it. So alveoli of lungs is the actual part where the exchange of gases takes place. Next question. During deficiency of oxygen in tissues of humans, pyruvic acid is converted into lactic acid in dash. मतलब जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होता है तो जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में. कहाँ पे? A. Cytoplasm, B. Chloroplast, C. Mitochondria, and D is Golgi body. And your 10 seconds are starting right now. Take your time and give me the right answer this time. Time is up and the correct option is option A. C. जब ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होता है, तो जब ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होती है तो आपको पता है बेसिकली वहां पे कौन सा रेस्पिरेशन होता है, वहां पे होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक ग्लूकोज की बात करें सो इट अंडरगोस ग्लाइकोलिसिस, तो होता है एनारोबिक में भी, मतलब इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड. ठीक है, एंड देन पायरुविक एसिड को जब ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी नहीं मिलता, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड अलॉन्ग विद दैट वी गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ 2 राइट. तो यहाँ पे तो ये जो प्रोसेस है पूरा ये साइटोप्लाज्म में होता है. तो दैट इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच रेस्पिरेशन इज मोर एफिशिएंट? A. Aerobic, B. Anaerobic, C. Both are equal, and D is none. And your 10 seconds are starting right now. आपको बताना है कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होता है उस पर फोकस करो और मुझे बताओ कि कौन सा रेस्पिरेशन इज मोर एफिशिएंट. So time is up and the correct option this time is option A. You know that we have two types of respiration. One is aerobic and one we have is anaerobic. Aerobic respiration जो होती है it takes place in presence of oxygen, whereas anaerobic respiration takes place in absence of oxygen. Right? So when the aerobic respiration happens, both of the respiration produces energy, because respiration basically refers to taking in oxygen, oxidation of food, and then giving out CO2. So when we carry out oxidation of food, which means the breakdown of food, so due to which we get CO2, we get energy, and we do get water vapor. So energy is always in the form of ATP. So in case of aerobic respiration, we get 38 ATPs from one glucose molecule. That is, when one, I'll write here, when one molecule of glucose gets oxidized, it produces 38. But in anaerobic, if one glucose gets oxidized, it just produces 2 ATP. So that means the energy, the respiration, or you can say the kind of respiration which requires more energy, going to be efficient. So in this case, aerobic respiration is the efficient one. They are not equal, as they are not producing equal number of ATPs, and in anaerobic we get 2 ATPs from one glucose, and in this we get 38 ATPs from one glucose. So that means A is the correct option. Next question. Which of the following statements are true about respiration? A. During inhalation, ribs move inward and diaphragm is raised. B. In the alveoli, exchange of gases takes place. Oxygen from the alveolar air diffuses into blood and carbon dioxide from blood into alveolar air sacs. C. Hemoglobin has greater affinity for carbon dioxide than oxygen. And D. Alveoli does not help in increasing surface area for exchange of gases. And your 10 seconds start right now. Time is up and the correct option is option B. That is,
इन द एल्वुलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मैंने आपको बताया था कि जैसे जो एल्वुलाई होता है इट इज सराउंडेड बाय कैपिलरीज और इसी से एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, राइट. सो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चली जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वुलर एयर सैक्स में आ जाती है एंड फॉलोइंग द सेम पाथ इट इज एक्सेल्ड आउट. ठीक है, हम ऐसा करते हैं, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हमें पता लग गया. अब हम ए, सी और डी पे जरा फोकस करते हैं. ए में दिया गया था ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव इनवर्ड, व्हिच इज इनकरेक्ट बिकॉज रिब्स डजंट मूव इनवर्ड ड्यूरिंग इनहेलेशन. व्हेन यू इनटेक एयर रिब्स मूव आउटवर्ड, ribs move outward, right, and diaphragm becomes flat. So A is the incorrect option. C is hemoglobin has greater affinity for carbon dioxide than oxygen. Again, it is wrong because hemoglobin has greater affinity to transport oxygen rather than transporting carbon dioxide. So it is also a wrong statement. It is altogether wrong. That means ये respiration के लिए नहीं, ये वैसे ही wrong statement है दोनों. Alveoli does not help in increasing the surface area. Again, it is wrong because alveoli helps in increasing the surface area, which is meant for exchange of gases. So, as per the question, B is the correct option. Next question. Asthma is regarded as A. Bacterial disease, B. Allergy, C. Viral infection, and D. We have both A and C. And your 10 seconds are starting right now, and this time I want the correct answer by you all. Time is up and the correct option is option B. Asthma क्या होता है? Asthma is basically a disorder जब किसी भी इंसान को प्रॉपर तरीके से सांस नहीं आता है. Basically, it is an allergy. The allergy. It is not a bacterial infection. It is not a viral infection. It is an allergy. और मोस्टली क्या होता है जब हार्वेस्टिंग सीजन आते हैं तो अस्थमा, मतलब जो लोग अस्थमेटिक होते हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा लगती है बिकॉज उस टाइम एयर के अंदर कुछ माइन्यूट पोलन्स, फ्यूम्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो अगर वो इनहेल करते हैं उनको एलर्जी कॉज करते हैं और उनसे उनको ब्रीथ डिसऑर्डर दैट इज अस्थमा होता है. मीन्स they face problem in breathing. Next question. The outer covering of lungs is called as. Lungs की outer covering को हम क्या बुलाते हैं? A. Pericardium, B. Scrotum, C. Pleura, and D is visceral peritoneum. And your 10 seconds are starting right now. Take your time and tell me what is the name or how we call the outer covering of lungs. So the correct option this time is option C, that is pleura. Let me explain you the other rest of the options also. Pericardium is the outer covering of the heart. So it is also an outer covering but not of lungs but of heart. Scrotum is a sac-like structure. Scrotum refers to a sac-like structure in which the testes are present. Right, and visceral peritoneum, visceral means the organs which are involuntary, which doesn't work according to our will, and visceral peritoneum is the layer that surrounds them. So if we talk about lungs, please remember this is very, very important. The outer covering of lungs is called as pleura. Next question. Where does glycolysis takes place? Glycolysis कहाँ पे होता है? A. Cytoplasm, B. Mitochondria, C. Plastids, and D. We have lysosomes. And your 10 seconds are starting right now. Take your time and answer me in the live chat. देखो जब भी मैं क्वेश्चन देती हूँ 10 सेकेंड के अंदर आप लाइव चैट में आंसर लिखा करो, ठीक है? Time is up and the correct option is option A. That is, it happens in cytoplasm. Let me explain you about glycolysis. Glyco का मतलब है, glyco basically glucose का मतलब ग्लूकोज के लिए स्टैंड कर रहा है या, और लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन. तो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन इन विच द ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इन पायरुविक एसिड. में ग्लूकोज है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? पायरुविक एसिड में. So we can define glycolysis as the breakdown of glucose into pyruvic acid, and this step is independent of oxygen.
मतलब ऑक्सीजन है या नहीं है, इस स्टेप से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन, राइट, एंड इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, एंड यू नो दैट सेल के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है दैट इज साइटोप्लाज्म, सो इट हैपेंस इन द साइटोप्लाज्म। और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल होता है, मतलब जब पायरुविक एसिड से हमें एनर्जी मिलती है दैट हैपेंस इन माइटोकॉन्ड्रिया। और प्लास्टिड तो आपको पता है, इट इज वन ऑफ द ऑर्गेनाली विच हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस, बिकॉज प्लास्टिड्स हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, देन यू हैव क्लोरोप्लास्ट, देन यू हैव क्रोमोप्लास्ट, so they are not involved in glycolysis, and lysosomes are the suicidal bag. So for this question, cytoplasm is the correct option. Next question, man respires through options: A, gills, B, we have trachea, C, we have lungs, and D is spiracles. And your 10 seconds are starting right now. Time is up, and the correct option is option C, that is lungs. As you all know that we have different respiratory organs. आपको पता है गिल्स से भी लोग रेस्पायर करते हैं, जो लोग गिल्स से रेस्पायर करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली दे हैव द ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, दैट इज दे शो द ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। जो ट्रैकिया से रेस्पायर करते हैं दे शो द ट्रैकियल रेस्पिरेशन, मतलब जिसमें विंड पाइप का मेन इन्वॉल्वमेंट रहता है, एंड स्पाइरिकल्स मतलब जो टाइनी पोर्स होते हैं उससे भी कई और ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट मैन, मैन रेस्पायर थ्रू लंग्स, और हमारी बॉडी में चेस्ट कैविटी में थोरेसिक कैविटी जिससे उसमें हमारे पास वी हैव वन पेयर ऑफ लंग्स, बेसिकली दैट मीन्स वी हैव टू लंग्स, एंड द आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट इज प्लूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनेली रेफर टू एज पावर हाउस ऑफ सेल, कौन सी ऑर्गेनल है जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बुलाते हैं? ऑप्शंस: ए, लाइसोसोम्स, बी, प्लास्टिड्स, क्रोमैटिड्स, एंड डी वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया। एंड 10 seconds आर स्टार्टिंग राइट नाउ। आपको बताना है कौन सा ऑर्गेनल है जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बुलाते हैं। टाइम इज अप, एंड दिस टाइम द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि देखो पावर हाउस क्या होता है, पावर हाउस नाम से पता लग रहा है जिससे आपको पावर मिल रही है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके घर में पावर आपको कहाँ से मिलती है? हमें जो हमारा बिजली घर होता है वहां से मिलती है। तो इन अ सिमिलर मैनर सेल को काम करने के लिए वो पावर कहाँ से मिलती है? इट गेट्स फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, एंड इन दिस केस लाइक इन द केस ऑफ सेल द पावर रेफर्स टू एनर्जी, पावर रेफर्स टू एनर्जी, एंड एनर्जी इज इन द केमिकल फॉर्म दैट इज ATP। तो जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बेसिकली जो पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन है जिससे हमें एनर्जी मिलती है दैट हैपेंस इन माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, दैट इज द रीजन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइसोसोम्स आपको पता है सुसाइडल बैग्स होते हैं, आई विल राइट हियर दे आर सुसाइडल बैग्स। प्लास्टिड्स आपको पता है अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें वन ऑफ द प्लास्टिड दैट इज क्लोरोप्लास्ट is called as kitchen of cell. apart from this ये स्टोरेज वगैरह का काम भी करते हैं। और क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो आपको पता है सेल डिवीजन कॉल्ड, मतलब एक सेल से दूसरा सेल जब बनता है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द काइंड ऑफ रेस्पिरेशन दैट वी गेट टू सी इन यीस्ट? ऑप्शंस: ए, एरोबिक, बी, एनारोबिक, सी, बोथ, एंड डी ऑप्शन इट इज नॉन लिविंग। एंड योर 10 seconds are starting right now. आपको बताना है कौन सा रेस्पिरेशन तो हमें यीस्ट में देखने को मिलता है। टाइम इज अप, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज एनारोबिक। तो यीस्ट इज अ यू कैन से काइंड ऑफ अ प्लांट जिसके अंदर विच रिस्पायर्स एनारोबिकली, विच रिस्पायर्स एनारोबिकली। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, मतलब जो ग्लूकोज है, आई राइट हियर, ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, एम होती है, और उसके बाद जिसको आपको पता है हम ग्लाइकोलिसिस भी बताते हैं, उसके बाद जो ये पायरुविक एसिड है इससे हमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में, क्योंकि एनारोबिक कंडीशन होती है इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, देन व्हाट डू वी गेट इथेनॉल, गेट कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वी गेट वाटर, and along with that we get 2 ATP.
So yeast respire anaerobically. से भी हमारे ब्रिवरीज होती है, वहाँ पे फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, वहाँ पे यीस्ट को बेसिकली आप खमीर भी बुलाते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, what byproducts are produced as a result of respiration in our leg muscles while exercising? A. Lactic acid, B. Citric acid, C is oxalic acid, and D we have ethanoic acid. And your 10 seconds are starting right now, and this is very easy. I want you all to answer correct in the live chat. और मुझे लगता है इसका आंसर तो आप 10 सेकेंड से पहले ही दे दोगे. Time is up, and the correct option is option A, that is lactic acid. See, when we exercise, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो लेग की मसल्स होती है वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन. वहां पे कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एनारोबिक. जबकि हम खुद एरोब है, बट हमारी लेग की मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है व्हाइल वी एक्सरसाइज. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो हमारा ग्लूकोज होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड. इस प्रोसेस को आपको पता है हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट एज ग्लाइकोलिसिस एंड इट हैपेंस इन साइटोप्लाज्म. तो ऐसा ही होता है, एंड दिस प्रोसेस इज ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट. एंड देन दिस पायरुविक एसिड, एनारोबिक कंडीशन मतलब ऑक्सीजन कम है या ऑलमोस्ट नहीं है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के अंदर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, एंड अलोंग विद दैट वी गेट टू राइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेपर. तो दिस लैक्टिक एसिड, ये जो एनर्जी है ये तो स्टोर हो जाती है एंड मतलब यूज हो जाती है, बट ये लैक्टिक एसिड है ये इट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन लेग मसल्स. तभी हमें फैटिगनेस लगती है, बट आफ्टर टेकिंग रेस्ट ये जो लैक्टिक एसिड है ये वापस से लिवर में जाके स्टोर हो जाता है, मतलब लेग मसल से लिवर में जाके स्टोर हो जाता है, एंड देन वी फील ओके. दैट मीन्स नो मोर फैटिगनेस. तो यहाँ पे हमारा लैक्टिक एसिड करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, in breathing, which gas is inhaled by elephant? A. Oxygen, B. Nitrogen, C. We have carbon dioxide, and D is argon. And your 10 seconds are starting right now. Time is up, and the correct option is option A. यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस. आई राइट हियर सो दैट यू कैन रिकॉल द कंसेप्ट. इट इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच जस्ट द गैसेस आर एक्सचेंज्ड. जिसमें जो गैसेस है वो सिर्फ एक्सचेंज होती है, मतलब ऑक्सीजन लेना और CO2 देना. तो अगर हम एलिफेंट की बात करें या किसी भी और ऑर्गेनिज्म की बात करें, वो सब क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस होती है जिसको एक्सहेल करते हैं. बट इफ आई टॉक अबाउट प्लांट्स, तो आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं वो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो रिस्पायर नहीं करते. राइट, इफ आई टॉक अबाउट ऑल ग्रीन प्लांट्स, तो फोटोसिंथेसिस के टाइम दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे गिव आउट ऑक्सीजन, मतलब हमारे से उल्टा. बट रात को वो भी क्या करते हैं? दे ऑल्सो रिस्पायर, एंड when they respire, they take the same gas as we take, that is oxygen, and give out the same gas which we exhale, that is carbon dioxide. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया जा सकता है क्वेश्चन में. So please make sure that you take the correct option. Next question, are breathing and respiration cellular or non-cellular? A. Breathing cellular, respiration non-cellular. B. Breathing non-cellular and respiration cellular. C. Both cellular. And D. We have both non-cellular. And your 10 seconds are starting right now. आपको बताना है कि जो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन है क्या वो सेलुलर है, नॉन सेलुलर है, या एक सेलुलर है या एक नॉन सेलुलर है. सो टाइम इज अप, एंड लेट मी टेल यू कि यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी. क्योंकि जो ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग रेफर्स टू सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट CO2. उसमें कोई भी ऐसा एक्ट नहीं है जो सेल लेवल पे हो रहा है. बट इफ वी टॉक अबाउट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज अ सेलुलर प्रोसेस, क्योंकि रेस्पिरेशन बेसिकली ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का ही एक एस्पेक्ट होता है. रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड देन वी हैव सेलुलर रेस्पिरेशन.
दैट इज कि जो सेल के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है. तो रेस्पिरेशन में एक एक्ट है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विच इज अकरिंग एट सेल लेवल. और उसमें क्या होता है, फूड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, CO2, water vapor, and we get energy. So this step takes inside the cell, right? So that is the reason respiration is a cellular process, but breathing, which simply involves exchange of gases, that is a non-cellular process. So that is the reason B is the correct option. Next question. How many carbons are there in pyruvic acid structure? तो हमें बताना है, A ऑप्शन है 3, B ऑप्शन है 6, C है 9 और D है 12. तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो पायरुविक एसिड होता है उसके अंदर कितने कार्बन्स होते हैं. योर टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ. So time is up, and let me tell you, the pyruvic acid contains 3 carbons. So A is the correct option. And if you talk about the formula of pyruvic acid, it is C3H4O3. It's basically a carboxylic acid, right? With contains formula C3H4O3. तो इसमें 3 कार्बन्स होते हैं. एंड 6 तो इसमें नहीं होते क्योंकि 6 किस में होते हैं, 6 इज प्रेजेंट इन दी ग्लूकोज. 6 is present in the glucose because glucose is basically C6H12O6. So 3 is the correct option, that is the A part. Next question. Where is lactic acid stored in human body? A. Liver and gallbladder, B. Liver, C. Stomach, and D. Small intestine. And your 10 seconds are starting right now. Time is up, and the correct option is option B. जो लैक्टिक एसिड होता है, जो कि आपको पता है एनारोबिकली प्रोड्यूस होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी लेग की मसल्स में, और जब हम एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो ये लैक्टिक एसिड हमारी लेग मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, गेट्स एक्यूमुलेटेड, राइट. लेकिन जब हम रेस्ट करते हैं तो वापस से मतलब वापस इन द सेंस कि वो प्रोड्यूस होने वाली जगह से, द साइट ऑफ प्रोडक्शन वाली से कहाँ चला जाता है, लिवर के अंदर, एंड इट गेट्स स्टोर्ड. So B is the correct option. Next question. Fishes respire through skin. A, yes. B, no. And C, can respire sometime. D, it acts as an additional respiratory organ. And your time is starting right now. So time is up, and the correct option is option D. That is, fishes like they have this as an additional respiratory organ. That is, they can respire through skin as well as they have gills in them. Please keep in mind कि जो fishes होती हैं वो skin से भी respire कर सकती है, and even frog can. Frog can also respire through skin as well as through gills. राइट. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. और जो स्किन से रेस्पायर करते हैं उनकी रेस्पिरेशन को हम बुलाते हैं क्यूटिक्यूलर रेस्पिरेशन. क्यूटिक्यूलर रेस्पिरेशन. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हम लोग अपनी स्किन से रेस्पायर नहीं कर सकते. द रीजन बीइंग कि जो हमारी स्किन होती है उसकी क्यूटिकल बहुत थिक होती है. आई राइट हियर, in humans our cuticle is quite thick. Now you must be thinking कि cuticle क्यों thick होती है? क्यों thick होती है? To minimize the excess loss of water. Minimize the loss of water. ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी लॉस ना हो स्वेट की फॉर्म में हमारी स्किन से. So I think you got it right. That 17 question जो ये fishes respire through skin है, इसका correct option है. Sorry, I have written, yes, it is D. That is, it acts as an additional respiratory organ, because apart from it, it also contains gills in it. Next question. Where in the cell most of the aerobic respiration takes place? A, mitochondria,
B, nucleus, C, we have ribosomes, and D is cytoplasm. And your time starts right now. So time is up and the correct option is option A. It occurs in mitochondria. क्योंकि आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है द रेस्पिरेशन विच अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट. तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है, glucose gets converted, that is a 6 carbon compound gets converted into pyruvic acid, which is a 3 carbon compound. And this step is called as glycolysis. It happens in cytoplasm and it is an oxygen independent. And then pyruvic acid jo hota hai, in presence of oxygen, because it is an aerobic respiration, it gets converted to form 38 ATPs. That is, one glucose gets oxidized to form 38 ATPs. Along with that, we get CO2 and we get water vapor. So mitochondria is the correct option. अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूक्लियस तो आपको पता है मेन कंट्रोलिंग सेंटर होता है सेल का. राइबोसोम्स जो होते हैं दे आर प्रोटीन फैक्ट्री, राइट. और साइटोप्लाज्म इज अ लिक्विड मटेरियल, बट रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है. एंड ग्लाइकोलिसिस इज बेसिकली द breakdown of glucose into pyruvic acid. Next question. In respiration, when energy is not converted to ATP, it gets converted to A, liberated with CO2, B, into heat, C, transferred to organic compounds, and D, transferred to water. And your time is starting right now. आपको बताना है कि जब हम रेस्पायर करते हैं तो अगर एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रही है एटीपी में तो वो किस चीज में कन्वर्ट होती है. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. इट इज कन्वर्टेड इनटू Next question. 1 gram mole of glucose on complete oxidation to CO2 and water produce about 686,000 calories, 6860 calories, 68600 calories, that is 2 zeros, and D 6860 calories. So this is not 6860, basically it is 6880 calories. And your 10 seconds are starting right now. आपको बताना है कि जो 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज होता है जब उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन आती है वो पूरा का पूरा टूट जाता है CO2 वाटर वेपर में, तो हमें जो एनर्जी है वो मतलब कैलोरी यूनिट में कितनी मिलती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए हियर, दैट इज वी गेट 686,000 calories. So please keep in mind when glucose gets completely oxidized, it forms 686,000 calories, or you can call it as 686 kilocalories. So this much energy we get when one glucose gets oxidized in terms of or in units of calories or kilocalories. Next question. Number of steps involved in release of CO2 during Krebs cycles are A1, B2, option 8, and D we have 30. And your time is starting right now. So time is up and the correct option is option C, that is we have 8 steps. Number of steps which are involved in release of CO2 during Krebs cycle. As you know, Krebs cycle is a process where the pyruvic acid, that is a 3 carbon compound, in presence of oxygen breaks to form 38 ATPs. Along with it we get carbon dioxide, आपको दिया भी है यहाँ पे, and water vapor. So it is not a single step reaction. It actually involves 8 steps, and that you will learn in the higher class. It is a complete electron chain cycle sort of thing. So please remember at this stage that there are 8 steps which are involved in the release of CO2 during Krebs cycle. Next question. Mitochondrial component associated with ATP synthesis are inner membrane, outer membrane, matrix, and D is special particle. And your 10 seconds are starting right now. Take your time and let me know कि माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा कंपोनेंट होता है जो ATP सिंथेसिस के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है.
Time is up and the correct option is option A. It is inner membrane. Please keep in mind, as you know that mitochondria is the powerhouse of cell. इसमें इस तरीके का डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इस तरीके से फोल्डेड होती है, इस तरीके से इट हैज अ फोल्ड, राइट. और इसमें मैट्रिक्स होता है, तो एंड इट कैरीज इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल एज वेल. तो आपको पता होना चाहिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम बुलाते हैं पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज इट प्रोड्यूस एनर्जी. जो क्रेब्स साइकिल है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है. तो इसमें जो एटीपी सिंथेसिस का जो डायरेक्टली इन्वॉल्व कंपोनेंट है वो होता है ये इनर मेम्ब्रेन, दैट इज इनर मेम्ब्रेन, not special particles, not matrix, not outer membrane. The correct option is option A. Next question. How many ATP can be produced from NADPH2 during respiration? A 30, B 8, C 38 and D option is 2. And your 10 seconds are starting right now. आपको बताना है कि जो NADPH2 होता है रेस्पिरेशन के टाइम उससे कितने ATP आपको मिलते हैं, 38, 38 या 2. So time is up and the correct option is option C. We get 38 ATP. See, NADPH2 is also an energy source which is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and H2 refers to reduced form of NADP. Right, तो ATP NADPH2 से हमें कितने मिलते हैं, that is 38 and C is the correct option. Next question. Formation of lactic acid from pyruvic acid requires A. Reduction, B. Oxidation, C. Decarboxylation and D is hydration. And your 10 seconds are starting right now. आपको बताना है कि ये जो लैक्टिक एसिड बनता है पायरुविक एसिड से, basically it involves the reduction, oxidation, decarboxylation or a hydration process. So time is up. The process which is involved in the formation of lactic acid from pyruvic acid is oxidation. Is oxidation, not reduction, not decarboxylation, not hydration. Basically reduction होता है ऑक्सीजन को हटाना, decarboxylation होता है CO ग्रुप को हटाना और hydration होता है कि आप किसी चीज में पानी डाल रहे हो. तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन. देयरफॉर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है पायरुविक एसिड, इट ब्रेक्स टू फॉर्म लैक्टिक एसिड और साथ में हमें मिलता है 280. नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस occurs in which part of the cell? A. Cytoplasm, B. Nucleus, C. We have mitochondria and D is none. And your 10 seconds are starting right now. Take your time and let me know कि जो glycolysis process है वो सेल के किस पार्ट में होता है, cytoplasm, nucleus, mitochondria or none of it. Time is up and we have already discussed in the previous question that it happens in cytoplasm. So A is the correct option. Next question. Name the pores in the leaf through which respiratory exchange of gases takes place. मतलब लीफ के अंदर वो कौन से पोर्स होते हैं जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है. ए. लेंटिसेल्स, बी. वी हैव वैक्यूल, सी इज जाइलम एंड डी इज स्टोमाटा. एंड योर 10 seconds are starting right now. Time is up and the correct option is option D, that is stomata. See, stomatas are the tiny pore-like structure जो आपको पता है इस तरीके से बने होते हैं. गार्ड सेल होता है and guard cell encloses a pore. ये पोर कब ओपन होगा या ये पोर कब क्लोज होगा, जिसको हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर कहते हैं, that all depends upon the amount of water which is present in the guard cell. If water is like the pressure of water is high in the guard cell, it stretches out और जो पोर है वो ओपन हो जाता है. And when there is less water, they come close to each other और ये पोर बंद हो जाता है. But when this pore opens, then there is an exchange of gases, that is taking in CO2 and giving out O2. Got it? Or to, and at night you know that reverse happens, that is intake of oxygen and giving out CO2. But that means the pores in the leaf which helps in the respiratory gases exchange, that are stomatal pores or you can call it as stomata. Apart from this, xylem तो आपको पता है vascular bundle, it is a conductive tissue which helps in the transportation of water. Vacuole
is a big sac-like structure present in the plant cell, which helps in the storage. And lenticels are the loosely arranged mass of cells that helps in gaseous exchange, but they are present in cork, not in leaf. Next question. The respiratory pigment in human beings is A. Carotene, B. Hemoglobin, C. Chlorophyll, and D is mitochondria. And your 10 seconds start right now. आपको बताना है कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है ह्यूमन बींग्स में वो इनमें कौन सा होता है. And please answer me in the live chat. This is very, very easy because whenever we talk about our own body, it is very interesting to know it. So yes, the correct option is option B. हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है that is hemoglobin. And you know that hemoglobin is made up of iron. Hemoglobin is made up of iron. One hemoglobin has 4 iron in it. One hemoglobin has 4 iron in it. Our hemoglobin का function होता है, it helps in the gaseous transportation. जब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है, it forms oxyhemoglobin complex. जब कार्बन डाइऑक्साइड को करना होता है, तो it forms carbenohemoglobin complex. And this is how it transports the gases. Apart from that, carotene is a photosynthetic pigment, chlorophyll is a photosynthetic pigment, and ये तो यहाँ पे कहीं आता ही नहीं है because it is an organelle. So respiratory pigment in human beings is hemoglobin. Next question. What are the products obtained by anaerobic respiration in plants? So this time anaerobic respiration is taking place in plants, not humans. Options: A. Lactic acid plus energy, B. CO2 water plus energy, C is ethanol, CO2 and energy, and D is pyruvate. And your 10 seconds are starting right now. आपको बताना है कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है प्लांट्स के अंदर, तो उससे क्या प्रोडक्ट हमें. Time is up and the correct option is option C. We get ethanol, we get carbon dioxide, and we get energy. So please keep in mind, whenever anaerobic respiration takes place in few organisms, like in the fermentation process which we were talking about, or in plants, the product is same. We get ethanol, CO2 and energy. Next question. How many ATPs are produced from 1 mole of glucose in anaerobic respiration? So this time you have to tell that how many ATPs do we get when 1 mole of glucose is oxidized in case of anaerobic respiration. A2, B is 36, C is 38, and D we have 30. And your 10 seconds are starting right now. आपको बताना anaerobic respiration में, not about the aerobic, anaerobic. Time is up and the correct option is option A. Anaerobic respiration में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर हमें कितने एटीपी देता है? We get 2 ATP. तो 36, 38, 30 anaerobic respiration में नहीं मिलते. We get 2 ATP. Okay, last question. Stomata are meant for. Stomata किस लिए होते हैं? A. Gaseous exchange, B. Transpiration, C. Both A and B, or none. And your 10 seconds are starting right now. आपको बताना है कि जो स्टोमेटास होते हैं बेसिकली उनका क्या काम होता है. Time is up and the correct option this time is option C. Both A and B. As I have already told you, stomata जो है वो किससे बने होते हैं? They are formed of kidney shaped cells which are guard cells. They enclose a pore, right? तो जब guard cells stretch होते हैं या थोड़े flaccid होते हैं, मतलब पानी कम होता है, तो उनका pore बंद हो जाता है. And whenever the pore open or closes, they allow the gases exchange, that is gases to get exchanged, like it exchanges with the environment, and also it carries out transpiration. And transpiration is the loss of water vapor through aerial parts of plant. तो gases exchange और transpiration दोनों ही stomata से हमें देखने को मिलते हैं. So C is the correct option. So with this we have finished this session. I hope you like it. So one thing I would like to tell you that in the description below, इस वीडियो का जो description है वहाँ पे आपको case study के PDF मिलेंगे. You will get the link to download the case study PDF and please download it because it is meant for your practice,
Right, so download the case study PDF in the link given in the description. And with this, we come to an end of this session. I hope you like it. So if you like it, hit the like button, share this video of MCQ series with your friends, and do not forget to hit the bell icon for the notification. And one more thing, if you haven't subscribed our channel, subscribe it just now. So me, Divya, signing off. We are meeting very soon, and we'll continue this MCQ series. And do not worry about your term 1. The Arihant Padhaku is here to help you out. So thank you. Bye-bye. Take care.